रूस में कई महिलाएं मोर्चे पर जाने वाले सैनिकों से जल्दी शादी कर रही हैं। वे बस यही दुआ करती हैं कि वह जल्दी लौट आए, लेकिन ताबूत में जिंदा नहीं। यह अलग थलग मामला लगता है, लेकिन रूस में यह सबसे तेजी से बढ़ते रुझानों में से एक है। अब कई महिलाएं सैनिकों को शादी में फंसाने के लिए सस्ती और खतरनाक तरकीबें अपना रही हैं। उनकी एक अजीब पहचान है। कुछ लोग उन्हें ब्लैक विडोज कहते हैं। मिलिट्री ब्लॉगर अनास्तासिया केशेवोरोवा और अन्य युद्ध समर्थक टिप्पणीकारों ने जिस जाल को लुहांस्क हनी ट्रैप कहते हैं, उसका दस्तावेजीकरण किया है। ये संगठित ऑपरेशन हैं जो लुहांस्क और डोनेट्स्क जैसे कब्जे वाले शहरों के पिछले इलाकों में केंद्रित हैं। ये शहर रोटेशन हब हैं, जहां फ्रंट लाइन से लौटे सैनिक अक्सर सेल शॉक्ड और थके होते हैं। महिलाओं के समूह जो कभी संगठित गिरोह बनाते हैं, प्रायः सैन्य ठिकानों के पास रेस्तरां और बार में जाती हैं। उनका निशाना खास सैनिक होते हैं जो अकेले या अपने परिवार से अलग थलग नजर आते हैं। रूस में भी ऐसे पुरुष हैं जो जुड़ाव के वादे पर संवेदनशील दिखते हैं। मकसद वही रहता है, जल्द से जल्द शादी का पंजीकरण कराना, वो भी युद्ध के समय। रूस ने शादी के लिए 1 महीने की प्रतीक्षा अवधि की हटाई। अब जोड़े मिलने के दिन ही शेबू शादी कर सकते हैं। शादी का पंजीकरण होते ही महिला मुख्य कानूनी लाभार्थी बनती है और अब वह केवल उसकी मौत की ही उम्मीद करती है। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। सेर्गेई कंडोल्स्को की कहानी बताती है कि वे ऐसा क्यों करते हैं। वह ब्रियांस्क ओब्लास्ट का 40 साल का व्यक्ति था। उसने अक्टूबर 2023 में सेना में भर्ती ली और उसके तुरंत बाद, लगभग तुरंत ही, उसने एक महिला एलेना सोकोलोवा से शादी कर ली। उसकी युद्ध में मौत पर वह दुखी नहीं हुई, बल्कि वही लेने आई जिसके लिए शादी की थी। लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया। जब अदालत ने इसकी जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि शादी पूरी तरह से फर्जी थी। सेर्गेई के अपने परिवार ने गवाही दी कि उन्होंने कभी उस कथित दुल्हन से मुलाकात तक नहीं की थी। उन्हें यह जानकर बिल्कुल हैरानी हुई कि उसने शादी भी कर ली थी। जज ने शादी को मरणोपरांत अमान्य कर सोकोलोवा पर 3000 रूबल, लगभग अमेरिकी डॉलर 37 का जुर्माना लगाया। एलेना की योजना विफल हुई क्योंकि सेर्गेई के अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद ही सोकोलोवा ने विधवा पेंशन में अमेरिकी डॉलर 20,000 का दावा किया, जो रूस में उसके लिए जीवन भर काफी था। आप पूछ सकते हैं, ये महिलाएं कैसे जानती हैं कि कौन से पुरुष मोर्चे पर जा रहे हैं? इसका जवाब है, वे एक सस्ता और जटिल तरीका अपनाती हैं। इसे सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि एक संगठित आपराधिक नेटवर्क इस्तेमाल करता है, जिसे ये राज पता है। कांतिमैसी क्षेत्र में जांचकर्ताओं ने ब्लैक विडो ऑपरेशन का खुलासा किया, जिसमें वे खास सैनिकों की तलाश कर रहे थे। वे ऐसे अकेले पुरुषों को चुनते थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड या नशे की समस्या हो और जिनके परिवार मुआवजे के लिए ज्यादा न लड़ें। इस गिरोह ने फर्जी शादियों से करीब अमेरिकी डॉलर 1,60,000 की मृत्यु लाभ राशि जुटाई। अधिकारियों के पकड़ने से पहले ही उन्हें पता था कि इन लोगों को कहां ढूंढना है। जब अधिकारियों ने जांच की तो उन्हें राज पता चला। गैंग के पास किसी तरह असली पुलिस डाटाबेस तक पहुंच थी, जिससे वे अपने शिकारों की पहचान कर उन्हें निशाना बना सकते थे। यह घोटाला काफी समय से आम हो चुका है और सरकार इसे बहुत अच्छी तरह जानती है। हर कोई इन गंदी चालों से नाराज है, सिवाय उन लोगों के जो इनसे बेहिसाब अमीर हो रहे हैं। और नहीं, मेरा मतलब महिलाओं से नहीं है। दुर्भाग्यवश असली पैसा दूसरी तरफ बनाया जा रहा है, इतना ज्यादा कि इन महिलाओं द्वारा कमाया गया पैसा उनके सामने बहुत छोटा लगने लगता है। वे सैन्य कमांडर हैं, लेकिन सैन्य कमांडर ऐसी चीज से कैसे फायदा उठा सकते हैं जो विधवाओं के लिए निर्धारित है। कई बार वही पैसा जो इन सैनिकों से वादा किया गया था, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वह असल में उनके हाथों तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि उनके अपने कमांडर ही उन्हें लूट लेते हैं। एक सैनिक ने बीबीसी को बताया कि उसकी यूनिट को दुकानों तक जाने से रोका गया और फिर उन्हें लगभग अकल्पनीय आदेश दिया गया, अपने बैंक कार्ड और पिन नंबर सार्जेंट मेजर को सौंप दो। यह आदेश था, अनुरोध नहीं। बताया गया कि अंत में उस अधिकारी के पास 50 वेतन कार्ड थे। उनमें से कई कार्ड उन सैनिकों के थे जो अब लापता की सूची में हैं। वे लोग जो अब अपनी आवाज नहीं उठा सकते या अपना पैसा वापस नहीं मांग सकते। आगे आने वाले सैनिक के अनुसार सार्जेंट मेजर बस भाग गया और पैसे भी गायब हो गए, उन कार्डों के साथ जिनमें कथित तौर पर प्रत्येक में 20 लाख रूबल तक थे। एक और सैनिक, निकिता कुर्सा, ने इसका विरोध करने का फैसला किया। उसने जिन 2 अधिकारियों ने उससे चोरी की थी, उनकी रिपोर्ट पुलिस को दी और अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की।
अधिकारियों पर डकैती और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे, जिससे अजीब गतिरोध पैदा हुआ। परिवारों को एकमुश्त राशि के लिए अपने प्रियजनों को मृत घोषित कराना जरूरी है। कमांडर उस सैनिक को कागजों पर जीवित दिखाते हैं ताकि उसकी सैलरी मिलती रहे। शोक में डूबी विधवाएं न शोक मना पाती हैं, न बिल चुका पाती हैं और उन्हें उस संस्था से कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है जो उनकी क्षति से लाभ उठा रही है। यह भ्रष्टाचार 2024 में ऊपर तक जाता है। मेजर जनरल इवान पोपोव को सेना की सुरक्षा के लिए किलेबंदी की धातु चोरी के आरोप में 5 साल की सजा मिली। उसने सैनिकों की सुरक्षा निजी लाभ के लिए बेच दी। अगर एक जनरल उन दीवारों को लूट रहा है जो जान बचाने के लिए बनाई गई थी, तो एक कमांडर को मरे हुए सिपाही की तनख्वाह चुराने से क्या रोक सकता है? लेकिन कम से कम वो तो बाकी कमांडरों के पैसों के लिए किए गए कामों से 100 गुना ज्यादा इंसानियत भरा था। रूस में पत्नियां और माताएं स्वयंसेवी समूह बनाती थीं और घंटों तक यूक्रेनी टेलीग्राम चैनलों पर ऐसे नामों के साथ स्क्रॉल करती थीं जैसे कार्गो 200 सोवियत कोड, ताकि मरे हुए शरीरों के बारे में पता चल सके। वे लाशों की तस्वीरों में खोजबीन कर रही हैं, टैटू या कोई भी पहचान की चीज ढूंढ रही हैं ताकि अपने प्रियजनों की पहचान कर सकें और अदालत में इस्तेमाल करने के लिए सबूत डेस्परेटली तलाश रही हैं। यह सब एक पाप की वजह से है, जिसे अब रूसी लोग खोज महामारी कहते हैं। सबूत हैं कि कमांडर यूक्रेन के साथ जानबूझकर शवों की अदला बदली नहीं कर रहे ताकि बिना शव के भुगतान न करना पड़े और उनकी तनख्वाह मिलती रहे। शव लौटाने से इनकार के कारण रूस में इसे खोज महामारी कहा जाने लगा है, चाहे शव बाद में लौट भी जाएं। रोस्टोव-ऑन-डोन की फोरेंसिक लैब इतनी व्यस्त है कि डीएनए नतीजों में महीनों लग जाते हैं। जुलाई 2025 की संयुक्त जांच में और भी डरावनी बात सामने आई। कमांडरों ने लापता सैनिकों को भगोड़ा घोषित किया। एक आदमी युद्ध के दौरान गायब हो जाता है, संभवतः मारा जाता है, और उसकी इज्जत करने के बजाय सेना उसे ऐसा व्यक्ति घोषित कर देती है जिसने अपनी पोस्ट छोड़ दी। सिर्फ कैजुअल्टी की जगह डिजर्टर कहने से परिवार का सारा मुआवजा खत्म हो जाता है। जांचकर्ताओं ने 11 क्षेत्रों की 25 यूनिट्स में ऐसा होना पाया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस समूह फ्रंट इंटेलिजेंस इनसाइट के अनुसार स्टोरीज के हवाले से 2024 में करीब 50,500 रूसी सैनिकों को डिजर्टर के रूप में दर्ज किया गया और सैन्य सेवा से बचने का आरोप लगा। रूस की आधिकारिक मौतों की गिनती कल्पना में अटकी है। आखिरी स्वीकारोक्ति सितंबर 2022 में आई थी। लगभग 6,000 सैनिक मारे गए। उन्होंने संख्या अपडेट नहीं की है, जबकि अदालत के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि हजारों लोग लापता या मारे जा चुके हैं। दबाव पड़ने पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री नेपेस्को बोले, हताहतों की जानकारी राज्य का रहस्य है, हम आपको सच नहीं बताएंगे। तो असली ब्लैक विडो शादी का जोड़ा नहीं पहनती, वह वर्दी पहनती है और युद्ध शुरू होने के बाद से वह रूसी परिवारों को निगल रही है। सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी मरे हुए सैनिकों के परिवारों को लूट रही है। नतालिया कुजमिना तांबोव क्षेत्र की 10 बच्चों की मां हैं। उनके पति युद्ध में मारे गए थे। सरकार ताबूत और मृत्यु लाभ राशि की बातें कर रही थी, लेकिन जब कुजमिना पैसे लेने गईं तो राज्य ने देने से मना कर दिया। उन्होंने नौकरशाही की तकनीकी बातें छुपाकर उनके पति की यूनिट की स्थिति और मृत्यु के हालात पर अस्पष्ट बहाने दिए। सरकार ने लाखों देने के बजाय म्यूजियम टिकट, किंडरगार्टन में छूट और यूटिलिटी सब्सिडी देने की पेशकश की। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से मदद मांगी तो प्रचार तंत्र सक्रिय हो गया। ऑनलाइन टिप्पणीकारों ने उन पर हमला कर कहा कि उनके बहुत बच्चे हैं, वे लालची हैं और युद्ध से फायदा उठाना चाहते हैं। यहाँ आप ब्लैक विडो कहानी का असली मकसद देख सकते हैं। यह सिर्फ एक उपकरण है। राज्य इसका इस्तेमाल किसी भी विधवा को बदनाम करने के लिए करता है जो अपना हक मांगती है। शोक में महिलाओं को अवसरवादी कहकर पैसे अपने पास रखने को सही ठहराया। यह सिर्फ कुजमिना के साथ नहीं हो रहा है, यह पूरे रूस में हो रहा है और इसका पैटर्न एक जैसा है। जब भी कोई सैनिक यूक्रेन जाकर जवाब देना बंद करता है, उसकी पत्नी या मां सैन्य इकाई से संपर्क करती है। उन्हें अस्पष्ट जवाब मिलते हैं, विरोधाभास मिलते हैं, कुछ भी उपयोगी नहीं मिलता। कई महीने गुजरने के बाद वह खुद यूक्रेन के पास मुर्दा घरों में जाकर शवों की पहचान करती है, क्योंकि कोई मदद नहीं करता। असल परिवार के सदस्य 3 तरीकों में से किसी एक में फंस जाते हैं। सेना सैनिक को भगोड़ा या लापता घोषित करती है, जिससे या तो सारे लाभ बंद हो जाते हैं या परिवार अनिश्चितता में फंस जाता है और वे मृत्यु लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है और वे आगे नहीं बढ़ सकते।
क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं है। या वे परिवार को महीनों तक अदालत की कार्यवाही से गुजरने के लिए मजबूर करते हैं ताकि उसे कानूनी रूप से मृत घोषित किया जा सके, उसके बाद ही कोई पैसा जारी किया जाता है। और बात यह है, इसका सबसे बुरा असर सबसे गरीब क्षेत्रों जैसे तुवा, ब्रयात्स्या, दागिस्तान पर पड़ता है। इन जगहों ने प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा सैनिक भेजे और आबादी के अनुपात में सबसे अधिक पुरुष गनवाए। अब उनके परिवारों को उसी सिस्टम ने रोका है जिसने भर्ती किया था। अक्सर सैन्य अधिकारी न केवल मदद नहीं करते बल्कि परिवारों के खिलाफ भी काम करते हैं। स्टोरीज में एक मामला दर्ज है जिसमें एक विधवा को बताया गया कि उसके पति ने स्वेच्छा से यूनिट छोड़ी थी। हालांकि उसका शव पहले ही बरामद कर लिया गया था और दफना दिया गया था, फिर भी सेना ने उसकी स्थिति को मौत के बाद भी बदलने से इनकार कर दिया। यह नौकरशाही नहीं बल्कि जानबूझी अड़चन है। फरवरी 2022 में आक्रमण शुरू होने के बाद बीबीसी रूसी और मीडिया जोना के जांचकर्ताओं ने 1,25,000 से अधिक रूसी सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। अगस्त 2025 तक पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के अनुमान के अनुसार कुल रूसी हताहतों की संख्या 1.1 करोड़ से अधिक है, जिसमें घायल और मारे गए दोनों शामिल हैं। सिर्फ 2024 में ही करीब 4,30,000 रूसी सैनिक मौत या घायल होकर खोए, जो 2022-2023 के कुल नुकसान से ज्यादा है। सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक हर एक सैनिक की मौत पर 3 से 4 सैनिक घायल होते हैं। रूसी युद्धबंदियों की कोई सटीक स्वतंत्र संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस अनुपात के आधार पर पश्चिमी रक्षा अनुमानों के अनुसार फरवरी 2022 से अब तक लगभग 80,000 से लेकर 10 लाख रूसी सैनिक घायल हुए हैं। इस समय 63,000 रूसी सैनिकों को आधिकारिक रूप से लापता सूची में दर्ज किया गया है। करीब 63,000 परिवार इस बुरे सपने में फंसे हैं जिनके सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। शवों की पहचान की प्रक्रिया खुद एक आपदा बन गई है। दिसंबर 2024 तक रूस ने सिर्फ सैन्य अवशेषों की पहचान के लिए 48,000 डीएनए टेस्ट किए हैं। शव तोपों, ड्रोन हमलों और मिसाइल फायरिंग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त लौटते हैं। अक्सर हड्डियों से डीएनए विश्लेषण ही एकमात्र विकल्प होता है। इसमें महीनों लगते हैं, जिससे परिवारों को अपने मृतकों को दफनाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। शहीद सैनिक को सम्मान मिलना चाहिए, पर रूस में उनकी कीमत लगाई जाती है। एक रूसी अर्थशास्त्री ने सैनिक की मौत की असली कीमत बताई, जो चौंकाने वाली है। एक 35 वर्षीय व्यक्ति जो सिर्फ 1 साल सेवा करता है और युद्ध में मारा जाता है, वह अपने परिवार के लिए लगभग 1.45 करोड़ रूबल पैदा करता है, जो कि अमेरिकी डॉलर 1,50,000 और अमेरिकी डॉलर 1,80,000 के बीच है। यह रूस में औसत वार्षिक वेतन से लगभग 20 गुना ज्यादा है और रूस के सबसे गरीब क्षेत्रों में अधिकांश पुरुषों की कमाई से भी ज्यादा है। 60 साल की उम्र तक नागरिक के रूप में काम करते हुए समझें कि यह पैसा केवल एक भुगतान से नहीं आता। केंद्र सरकार मृत्यु मुआवजे के रूप में 50 लाख रूबल देती है, जो पुतिन ने मार्च 2022 में एक आदेश द्वारा तय किया था। क्षेत्रीय भत्ते आपके ओब्लास्ट पर निर्भर करते हैं, जिससे कुल राशि में लाखों जुड़ सकते हैं। सैनिकों को पहले साल में 52 लाख रूबल तक की युद्ध वेतन मिलती है, जो नागरिक आमदनी से कहीं ज्यादा है, अगर वे मरने से पहले घायल हो जाते हैं। चोट पर 30 लाख रूबल मुआवजा मिलता है। रैंक और परिस्थितियों के हिसाब से अतिरिक्त बीमा जोड़ने पर राशि 1,40,00,000 रूबल या उससे ज्यादा हो जाती है। रूस के सबसे आर्थिक रूप से तबाह इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए, जहां युद्ध से पहले ही गरीबी दर 28 से 30% थी, यह सिर्फ बड़ी रकम नहीं बल्कि जीवन और पीढ़ी बदलने वाली संपत्ति है। यह तुवा, बुर्यातिया, दागिस्तान और अल्ताई गणराज्य जैसे रूस के सबसे गरीब इलाकों की लाखों महिलाओं की सच्चाई है। ये सिर्फ नक्शे पर आंकड़े नहीं हैं, ये वो समुदाय हैं जहां गरीबी आम बात बन चुकी है, जहां अवसर किसी दूर चमकते शहरों में रहने वालों के लिए एक अधूरी ख्वाहिश जैसा लगता है। सिर्फ तुवा में ही 2022 में लगभग 34% निवासी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे, जिससे यह पूरे रूस का सबसे गरीब इलाका बन गया। करीब 7% लोग इतनी गरीबी में थे कि बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब मॉस्को में 2024 में औसत मासिक वेतन 1,60,000 रूबल से ऊपर है, जबकि आर्कटिक के चुकोटका में कामगार हर माह लगभग 1,85,000 रूबल कमाते हैं। यह अंतर केवल चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि हैरान कर देने वाला है। तुवा में औसत व्यक्ति हर महीने करीब 20,000 रूबल खर्च करता है, जिससे यह रूस के 85 क्षेत्रों में सबसे नीचे है। इंगुशेतिया में 2024 में सबसे कम औसत वेतन था, जहां कामगारों को हर महीने करीब 4,000 रूबल मिलते थे। इसी दौरान
दक्षिण काकेशस और वोल्गा क्षेत्रों के दागेस्तान, चेचन्या, काल्मिकिया, इंगुशेतिया आदि स्थानों में कई लोग हर महीने 30,000 रूबल से भी कम कमाते हैं और लगभग आधी आबादी तो इस मामूली सीमा से भी नीचे है। रूस के अमीर क्षेत्रों की आमदनी गरीब क्षेत्रों से 4 से 5 गुना अधिक है, जबकि पहले ऐसा अंतर नहीं था। 2021 से 2024 तक यह अंतर तेजी से बढ़ा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय गरीबी दर 8-9% है। ये आंकड़े एक बेहद कम गरीबी रेखा का उपयोग करके निकाले गए हैं, जिससे देश के इन दूर दराज इलाकों में असली कठिनाई की गहराई छुप जाती है। 2/3 रूसी हर महीने 40,000 रूबल से कम कमाते हैं, लेकिन टॉप 1% जो मुख्यतः मॉस्को और कुछ अमीर क्षेत्रों में हैं, औसतन 1,28,000 से 3,50,000 रूबल मासिक कमाते हैं। अब उस समीकरण में एक युद्ध अनुबंध जोड़ दीजिए। अचानक आंकड़े ऐसे बदल जाते हैं जो लगभग अविश्वसनीय लगते हैं। कराचाय कराकेसिया में क्षेत्रीय सैन्य बोनस 1.6 करोड़ रूबल है, जो औसत मासिक आय 23,400 रूबल का 68 गुना है। इन क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को युद्ध बोनस और कॉम्बैट पे एक महीने में 20,000-30,000 रूबल मिल सकते हैं। यह पैसा जो आमतौर पर वे आधे साल में कमाते, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। एक साल की सेवा में भुगतान 50 लाख रूबल से भी अधिक हो सकता है, जो इतनी बड़ी राशि है कि उन परिवारों के लिए लगभग समझ से बाहर है जिन्होंने पीढ़ियों से हर रूबल गिन गिन कर खर्च किया है। रूसी सेंट्रल बैंक के अपने आंकड़े बताते हैं कि तुवा जैसे क्षेत्रों में घरेलू बैंक जमा 2022 और 2023 के बीच 45 से 53% तक बढ़ गए, जबकि मगदान जैसे अमीर इलाकों में सिर्फ 3% की वृद्धि हुई। बरियात्स्या में जनवरी 2022 से नवंबर 2024 तक जमा राशि 81% तक बढ़ गई। तुआ गणराज्य या बोरियात्या जैसे क्षेत्रों में औसत मासिक वेतन लगभग 50-60 हजार रूबल होता है। 1.4 करोड़ रूबल की मृत्यु भुगतान औसत कमाई के 30-40 साल के बराबर है। एक सैनिक की मृत्यु पर उतनी पूंजी मिलती है जितनी पूरी जिंदगी की कमाई। मृत्यु से आया उछल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बदलकर मकानों और ऑटोमोबाइल में महंगाई बढ़ा रहा है। क्रेमलिन ने जानबूझकर यह व्यवस्था बनाई ताकि बिना दूसरी आम लामबंदी की घोषणा के भर्ती स्तर बने रहें। उन्होंने युद्ध में भागीदारी को काफी हद तक पैसों से जोड़ दिया है। इससे भारी असमानता हो गई है कि पिछड़े क्षेत्र में रूसी पुरुष की जिंदा और मरने पर राज्य द्वारा दी जाने वाली कीमत में कितना फर्क है। यहीं ये महिलाएं, जिन्हें ब्लैक विडोज कहते हैं, अपना मौका देखती हैं। इन ब्लैक विडो ऑपरेशनों में कर्ज के मौके तलाशने वाले और जटिल आपराधिक नेटवर्क शामिल हैं। इनकी संगठन स्तर सच में डरावनी है। सबसे आसान स्तर पर महिलाएं वी कॉन्टैक्टे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती हैं, जो रूस का फेसबुक है। डेट्स विद सोल्जर्स जैसे नाम वाले ग्रुप्स डिजिटल शिकार के मैदान बन गए हैं, जहां फ्रंट लाइन पर जा रहे कमजोर और अकेले पुरुषों को साथ और जुड़ाव के वादों के साथ निशाना बनाया जाता है। यह तो गहरे और अंधेरे इकोसिस्टम की शुरुआत भर है। कुछ योजनाओं में सैन्य भर्ती कर्मचारी खुद मिली भगत कर सिस्टम को आसान बनाते हैं। इसमें सिर्फ असली प्रियजन ही कुचले जाते हैं, वे लोग जो सच में मुआवजे के हकदार होते हैं। चियोम मिन्ह के एक सैनिक के युद्ध में मारे जाने के बाद उसकी मां ने उसकी विधवा पर गंभीर आरोप लगाए, यह दावा करते हुए कि पूरी शादी एक धोखाधड़ी के तौर पर रची गई थी। स्थानीय साइबेरियाई मीडिया ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया और उजागर किया कि जैविक परिवारों को मृत्यु लाभ के लिए अदालत में ब्लैक विडोज से लड़ना पड़ता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी की लड़ाई बन गई है, जिसमें माताएं और भाई बहन साबित करने को मजबूर हैं कि उनके बेटे या भाई को दिखावटी शादी में फंसाया गया। जब सैनिक मारा जाता है और हमलावर इकाइयों व नुकसान देखते हैं तो यह काफी संभावित परिणाम है। विधवा पूरी सरकारी राशि का दावा करती है, जिससे सैनिक के माता पिता या पहले विवाह से बच्चों को कुछ नहीं मिलता। ये ठग रूसी कानून की उस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं जिससे विधवाओं को बिना ज्यादा जांच के मुआवजा मिल जाता है। प्रशासन इतनी कुशलता से काम कर रहा है कि कई बार परिवार को पता चलने से पहले ही लाभ राशि मिल जाती है। यहाँ तक कि उन्हें बेटे या पति की मौत या उसकी अजनबी से शादी की जानकारी भी नहीं होती। तैनाती से कुछ दिन पहले ही ये ऑपरेशन सैनिक की मौत का इंतजार नहीं करते। लड़ाई वाले इलाकों में रूसी सैनिकों को एटीएम या बैंकिंग एप्स रेयरली मिलते हैं, इसलिए वे सैलरी कार्ड अपनी पत्नियों या गर्लफ्रेंड्स को दे देते हैं या बैंकिंग एप्स के लॉगिन शेयर करते हैं। शोषणकारी पार्टनर हर महीने ये खाते खाली कर देते हैं।
फ्रंट लाइन के कई सैनिक बुनियादी चीजें जैसे खाना या बॉडी आर्मर नहीं खरीद पा रहे हैं। उनके खाते आराम से बैठे पार्टनरों ने खाली कर दिए हैं, इसलिए वे जान जोखिम में डालकर रियल टाइम में लुट रहे हैं। मरणोपरांत दुल्हन रणनीति सबसे जटिल धोखाधड़ी मानी जाती है। 2024 में हुए विधायी बदलावों के चलते रूस ने ऐसे कानून पास किए हैं जो सामान्य कानून के तहत रहने की व्यवस्था को कानूनी मान्यता देते हैं। अगर सैनिक सैन्य अभियान में मारा गया, इसका उद्देश्य नेक था, उन महिलाओं की सुरक्षा करना जो सच्चे लंबे समय से रिश्ते में थीं, लेकिन कभी अपनी शादी को औपचारिक रूप नहीं दे पाईं। ठगों ने इस प्रावधान का दुरुपयोग शुरू कर दिया है। अब महिलाएं सैनिक की मृत्यु के बाद झूठे गवाह और सहवास के सबूत देकर कानूनी पत्नी की मान्यता के लिए मुकदमा करती हैं। इससे सैनिक के माता पिता या वास्तविक अलग रह रही पत्नी से विरासत छिन जाती है, जिससे भयंकर कानूनी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। उस 14 मिलियन रूबल के इनाम के लिए रूसी सरकार ने अराजकता नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन ये सीमित और गलत दिशा में थी। जनवरी 2024 में उन्होंने संघीय कानून 40 FZ पर हस्ताक्षर किए, जिससे रूसी नागरिकों से शादी करने वाले विदेशियों के लिए निवास नियम कड़े हो गए। यह कानून मुख्य रूप से प्रवासन नियंत्रण के लिए बनाया गया था, जिससे गैर रूसी नागरिकों, खासकर मध्य एशियाई प्रवासियों के लिए किसी सैनिक से शादी करके नागरिकता और संभावित मृत्यु लाभ दोनों पाने का रास्ता कठिन हो गया। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर ब्लैक विडो ऑपरेशनों में रूसी नागरिक ही दूसरों का शोषण करते हैं, तो ये प्रवासन केंद्रित उपाय इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली घरेलू शिकार विवाहों को रोकने के लिए लगभग कुछ भी नहीं करते। रूसी सैन्य अदालतों में अभूतपूर्व मामलों की बाढ़ आ गई है और इस पैटर्न को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। 2022 में इन अदालतों ने केवल दर्जनों मामलों को संभाला था, जिसमें सैनिकों को लापता या मृत घोषित किया गया, जो शांति के समय सामान्य कागजी कार्रवाई थी। लेकिन फिर 2024 आ गया और अचानक वही अदालतें 22,400 से ज्यादा मामलों में डूब गईं, जिनमें सभी में आधिकारिक मृत्यु घोषणा की मांग की जा रही थी। लेकिन यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है। ये अदालत में दायर की गई अर्जियां सिर्फ प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये ब्लैक विडो फ्रॉड नामक चीज के लिए मौके भी बना रही हैं। यह खबर जंगल में आग की तरह फैलती है जब किसी सैनिक को मृत घोषित किया जाता है। परिवारों को भारी मुआवजे की रकम मिलनी शुरू हो जाती है और तभी शिकारी सामने आते हैं। और ये रहा आखिरी सबूत जो साबित करता है कि ये कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये एक आधिकारिक सरकारी नीति है। अगस्त 2024 में रूसी ड्यूमा ने ब्लैक विडो धोखाधड़ी के खिलाफ विशेष कानून पेश किया, जहां क्रेमलिन इन महिलाओं पर राज्य को धोखा देने का आरोप लगाता है। वहीं खुद राज्य इतना बड़ा घोटाला चला रहा है कि किसी भी व्यक्तिगत योजना के सामने वह कुछ भी नहीं लगती। असल पीड़ित वही परिवार हैं जिन्हें रूस सम्मान देने की बात करता है। पूरा घोटाला एक क्रूर चाल है। 14 मिलियन रूबल मृत्यु लाभ के लिए शव और मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। तो जब कोई सैनिक मर जाता है तो सेना उसे मृत घोषित नहीं करती, इसके बजाय वे उसे लापता के रूप में वर्गीकृत कर देते हैं। रूसी में बेजवियस्ती प्रोप्रोसी का अर्थ है सुराग के बिना लापता, न शव, न प्रमाण, न भुगतान। यह कागजी कार्रवाई में छिपी चोरी है। 2024 में रूसी अदालतों में 20,000 से ज्यादा मुकदमे दायर हुए, जिनमें परिवार सरकार से यह स्वीकार करवाने के लिए लड़ रहे थे कि उनके पति और बेटे अब नहीं रहे। 2025 के मध्य तक यह संख्या 50,000 हो गई। ये ठग नहीं हैं जो झूठा दावा कर रहे हैं, ये हजारों परिवार हैं जिन्हें उनके हक से लगातार वंचित किया जा रहा है, जिन्हें मजबूरन वकील रखने पड़ रहे हैं और उसी व्यवस्था से लड़ना पड़ रहा है जिसने उनके अपनों को मरने के लिए भेजा था। इस घोटाले का मुख्य कारण गरीबी है। रूस में गरीबी दर 2014 में 11.3% से घटकर 2024 में 7.2% हुई। सुनने में ये प्रगति लगती है, लेकिन अर्थशास्त्री खुश नहीं थे। वे जानते हैं कि इस गिरावट का असली आर्थिक विकास से कोई लेना देना नहीं है। यह सैन्य वेतन है जो परिवारों को गरीबी की सीमा से ऊपर ले जा रहा है, मृत्यु मुआवजा जिससे एक बार में नकद लाभ मिल रहा है, और युद्धकालीन विनिर्माण नौकरियां हैं। रूस आर्थिक सफलता को सामूहिक हताहतों से मिलने वाले पैसे से माप रहा है। श्रम बाजार पूरी तरह विकृत हो गया है। अब रूस की नागरिक अर्थव्यवस्था में गंभीर श्रमिक कमी है, क्योंकि सैन्य वेतन इतने अधिक हैं कि लोग नियमित नौकरियों के बजाय युद्ध चुन रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने 2024 में बताया कि अधिकारी सिर्फ हो बाध्यता तो 2/3 भर्ती कोटा पूरा कर सके। भारी बोनस के बावजूद पुतिन को भर्ती बनाए रखने के लिए साइनिंग बोनस 40,000 रूबल तक बढ़ाना पड़ा, जिससे गरीब क्षेत्रों में महंगाई बढ़ रही है। रूस के केंद्रीय बैंक ने 2024 में ब्याज दरें
20% से ज्यादा कर दी। यह एक दुष्चक्र बनाता है। मुद्रास्फीति से सैन्य वेतन व मृत्यु मुआवजा घटता है, जिससे सरकार को भर्ती के लिए ज्यादा धन देना पड़ता है। अर्थशास्त्री मार्लिन लॉरेल नए युद्ध पर चर्चा करती हैं। 2021 में 10,000 रूबल से अधिक कमाने वाले मध्यम वर्ग के लोग 57% से घटकर 2023 में 10% रह गए। मध्यम वर्ग युद्ध से होने वाली आय पर निर्भर है। युद्ध खत्म होने पर कई क्षेत्रों को आर्थिक संकट झेलना पड़ेगा। 2019 की एक स्टडी में पाया गया कि रूसियों ने अपनी जिंदगी की कीमत 24 से 133 मिलियन रूबल तक आंकी थी, तो 145 मिलियन रूबल की मृत्यु मुआवजा राशि तो ऊपरी सीमा से भी ज्यादा है। गणित के हिसाब से अब सैन्य सेवा में मौत आर्थिक रूप से सही ठहराई जा रही है। कुछ परिवार यह खुलेआम गिन रहे हैं। वे अपने पुरुष रिश्तेदारों को सैन्य अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही गरीबी से बाहर निकलने का एक तरीका मानते हैं। रिश्तेदार की मृत्यु से मिलने वाला आर्थिक लाभ अब परिवार की गणना में शामिल है। नकद माहौल ने और समस्याएं भी पैदा की हैं। बोनस लेकर लौटे घायल सैनिक निशाना बनते हैं। नखीदा खुर्सा को युद्ध वेतन व चोट मुआवजे में 2.7 करोड़ रूबल मिले। पुलिस ने उन्हें नशे में रोककर उनकी सारी नकद बचत ले ली। लेकिन एक बात है जिस पर कोई चर्चा नहीं करता, क्षेत्रीय सरकारें इसे वहन नहीं कर सकती। संघीय भुगतान के अलावा क्षेत्रीय राज्यपालों को स्थानीय बजट से 3 मिलियन रूबल अतिरिक्त देने होते हैं। कुछ क्षेत्र इस वजह से दिवालिया होने की कगार पर हैं। 2024 के अंत में याकुत्स्क गणराज्य ने अस्थायी रूप से सैनिकों और उनके परिवारों को भुगतान बंद कर दिया था। उनके पास पैसे खत्म हो गए। अधिकारियों ने कहा कि वे मांग का अनुमान नहीं लगा सके, यानी हताहतों की संख्या उम्मीद से ज्यादा थी। सितंबर 2025 तक रूस के क्षेत्रीय बजटों में कुल 7,248 अरब रूबल का घाटा दिखा। पिछले साल उनके पास अधिशेष था। यह वित्तीय संकट क्षेत्रीय अधिकारियों को मृत्यु प्रमाण टालने या नकारने के लिए और प्रेरित करता है। जिन मौतों की वे पुष्टि नहीं करते, उससे स्थानीय कोषागार का पैसा बचता है। दूसरी ओर रूसी सरकारी मीडिया ब्लैक विडो मामलों को बहुत चयनात्मक तरीके से कवर करती है। रूसी सरकारी मीडिया ब्लैक विडो मामलों को कवर करने का बहुत चयनात्मक तरीका अपनाती है। यह समझना जरूरी है कि प्रचार मशीन कैसे काम करती है। वे चौंकाने वाले उदाहरण चुनते हैं, जैसे वह महिला जिसने 5 सैनिकों से शादी की, और धोखाधड़ी के मामलों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। मकसद सीधा है, जनता में अधिक से अधिक आक्रोश पैदा करना, फिर उस गुस्से को कड़ी सजाओं और सख्त कानूनों की मांग में बदल देना। लोगों को नफरत और दोष देने के लिए कोई चाहिए, मगर वे असल मुद्दों पर बात नहीं करते। राज्य मीडिया यह नहीं पूछेगा कि क्षेत्रीय सरकारें क्यों दिवालिया हो रही हैं या 63,000 सैनिक लापता क्यों हैं। वे यह सवाल नहीं उठाएंगे कि भारी मृत्यु भुगतान शुरू में इन प्रोत्साहनों को पैदा करते हैं या नहीं। कोई भी विश्लेषण जो युद्ध के संचालन पर सोचने को मजबूर करे पूरी तरह वर्जित है। पर क्रेमलिन मीडिया इसे नायकों के साथ विश्वासघात बताती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि धोखाधड़ी असली सैनिकों की पत्नियों का अपमान करती है, उन महिलाओं का जो सम्मान पूर्वक अपने योद्धा पतियों का साथ दे रही हैं। यह सैन्य परिवार की वीर छवि की रक्षा करने की बात बन जाती है। कुछ देशभक्त ब्लॉगर इसे और भी आगे ले जाते हैं। कुछ ब्लॉगर दावा करते हैं कि ब्लैक विडोज असल में खुफिया एजेंट हो सकती हैं, जो सैनिकों की मौत से पहले उनसे सैन्य रहस्य निकालती हैं। अब यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, बल्कि यूक्रेनी तोड़फोड़ और रूस के खिलाफ सूचना युद्ध का हिस्सा है। यह घोटाला अब दुश्मन की साजिश कहलाता है और रूढ़िवादी इसे नैतिक पतन का सबूत बताते हैं। वे कहते हैं कि इससे समाज पर पश्चिमी उदारवाद का असर दिखता है। उनकी बातों में समस्या युद्ध अर्थव्यवस्था के वित्तीय प्रलोभन नहीं, बल्कि आधुनिक मूल्यों से पारंपरिक रूसी महिलाओं का भ्रष्ट होना है। जैसे जैसे जांच का दबाव बढ़ता है और भी कहानियां सामने आती हैं, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि यह धोखाधड़ी कितने समय तक चल सकती है, बल्कि यह भी है कि क्या राज्य बच पाएगा। युद्ध तंत्र को भूले बिसरे और मृत लोगों पर आधारित करने के परिणाम